निम्न में से किसे तोता-ए हिंद कहा गया है? तो तोता-ए हिंद किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन में दे रखा है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। ये स्टेनोग्राफर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और एसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं वहाँ पे इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आने की संभावना है। स्वागत है आप सभी का प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस की लाइव टेस्ट में। और इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि जो कि एमटीएस है और अदर एसएससी के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, उसी प्रकार के क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग डिस्कस और चर्चाएं करते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक क्लास को देखते हैं यदि आप, तो सारा का सारा जो कि फ़ायदा है आपको जाता है। तोता-ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जो कि सितार व तबले के आविष्कारक माने जाते हैं। इन्होंने इस चीज़ का, तबला और सितार का आविष्कार किया था। तो ये कुछ सैन्य अभ्यास है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं और जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही आपको मदद दिलाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है और कहता है एसएससी सीपीओ-एसआई 2017 में पूछा गया था, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? तो दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था 13वीं शताब्दी के अंतर्गत। इसका कहें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन 13वीं शताब्दी सही जवाब है। तो हुआ क्या था इसके बारे में देखते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी ने किया। यह इल्तुतमिश 2010 से 1236 ईस्वी के कार्यकाल में पूरा किया गया और प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। और इसके साथ ही साथ देखते हैं कि जो अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। तो इसके बारे में हमने देख लिया। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस लड़ाई ने मोहम्मद घोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो दिल्ली का क्षेत्र मोहम्मद घोरी के लिए किस लड़ाई में खोला गया था? तो इसका देखते हैं बी ऑप्शन सही जवाब है। तराइन की जिस समय दूसरी लड़ाई हुई थी तब मोहम्मद घोरी विजय हो गया था। तो समय था उस समय 1192 और द्वितीय जो युद्ध हुआ था उसमें घोरी युद्ध जीत गया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान से, इसीलिए दिल्ली का क्षेत्र इसके लिए खोल दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खजुराहो का मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? SSCGL 2001 और 2010 इत्यादि क्वेश्चन जो कि रिपीटेड हैं। तो खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? तो आपको बताना है। इसका डी ऑप्शन सही है, चंदेल राजपूत ने। जो चंदेल राजपूत थे उन्होंने, देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिरों का निर्माण 10-12वीं सदी में चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ। यहाँ 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में 30 मंदिर ही शेष हैं। उल्लेख तो 85 का है लेकिन वर्तमान में 30 मंदिर ही उपलब्ध हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 के अंतर्गत आया हुआ था और क्वेश्चन कहता है हरिशेख जो था ना, निम्नलिखित राजाओं में से किसका कवि था? तो इसका सही जवाब कौन सा है? बी ऑप्शन। हरिशेख जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो देखते हैं हरिशेख समुद्रगुप्त का राज कवि था। हरिशेख ने इलाहाबाद प्रशस्त लेखन की रचना की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता है। तो हरिशेख के बारे में हम लोग देखने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, जो कि एसएससी
मल्टीटास्किंग 2014 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताना है। तो कौन सा है, नंबर 1 पे है कनिष्क, और कनिष्क ही इसका सही जवाब है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। राज्यारोहण की तिथि उसकी 78 ईस्वी थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ जाते हैं, जो कि CGL 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी। तो अशांति कहाँ थी, तो अशांति उस समय तक्षशिला के अंतर्गत थी, जिस समय बिंदुसार राजा बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। वो उसने अशोक को कुमारामात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया, बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। ये था अशोक वर्धन के समय और बिंदुसार की बात। और अगला क्वेश्चन जो कि देखते हैं हम लोग किसका है, SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा और SSC CPO 2007 और 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, लगभग 20 से 22 साल पहले का। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे राज्यसभा की बात आ जाती है। तो राज्यसभा के लिए 25 साल, 30 साल और साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84B के तहत राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल होती है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो कि SSC CPO 2009 में आया हुआ था। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। तो आपको बताना है लगातार 2 बार रहने वाला एक ही व्यक्ति था, डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन ने 1992 से 57 और 57 से 62 की 2 पूर्ण अवधियों पर भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। वे वर्ष 62 से 67 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है ना, उस समय जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय कौन था, तो हमीद अंसारी थे। और इस समय द्रौपदी मुर्मू है जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो देखते हैं भारत के संविधान के निर्देश सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक, ये ऑप्शन इसका क्या कहता है, सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, और यही इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का संकल्प है, तथापि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 का एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो कोई उच्च न्यायालय इसका सही जवाब है। किसी भी उच्च न्यायालय में आप रीट को जारी करवा सकते हैं, और ये रीट अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती है। तो अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन CHSL 2018 में पूछा हुआ था, अभी रिसेंट का है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संविधान में संशोधन की शक्ति देता है। तो ये ऑप्शन अनुच्छेद 368 इसका सही जवाब है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके जो कि उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 68 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित मतदान कराने वाले सदस्यों के 1/2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। कहाँ, संसद के अंतर्गत।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी किसके बीच है और कहाँ पे स्थित है, इसको हम लोग देख लेते। डी ऑप्शन कहता है धौलाधर और पीर पंजाल में कुल्लू घाटी स्थित है। और देखते कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है। यह धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे विस्तृत है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। बाकी ऑप्शंस को देखते हुए तो असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, बल्कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। असम राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा इससे टच करती है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रखता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश है, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ए ऑप्शन इसका जो सही जवाब है, और कई बार एसएससी ने इसको पूछा भी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी एफसीआई ने पूछा 2012 में। सजातीय ग्रुप मंगोलाभ भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मंगोलाभ भारत में पाए जाते हैं। तो होता क्या है, भारत में मंगोलाभ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिवासित हैं। ये लोग चीन तथा मंगोलिया से प्रसाव कर भारत आए तथा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम में बस गए। इनका कद मध्य, त्वचा का रंग हल्का भूरा, शरीर पर कम बाल, चौड़ा मुंह और गालों की हड्डियां उभरी, तिरछी आंखें आदि लक्षण इनमें पाए जाते हैं, इसलिए मंगोलाभ कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो जवाहरलाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन मुंबई हो जाएगा। मुंबई में जवाहरलाल बंदरगाह स्थित है। जवाहरलाल या बंदरगाह की स्थापना मुंबई बंदरगाह के यातायात भार को कम करने हेतु की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह है। तो देखिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी सीपीओ 2009 में आया था। टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो सही जवाब डी ऑप्शन इसका है, भागीरथी। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कि एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया हुआ था। तो अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार किसी और देश में नहीं बल्कि भारत में पाया जाता है। भारत विश्व में अभ्रक सीड का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है। भारत में कुल अभ्रक सीड के उत्पादन का 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। अभ्रक सीड का सर्वाधिक भंडार भी भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्रक का एसआई मात्रक क्या है होता है क्या है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अभ्रक का एसआई मात्रक हार्ट है। तो देखते हैं, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को तरंगीय आवृत्त कहते हैं। इसका मात्रक कंपन से होता है, जिसे हर्ट्ज कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। कहता है अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अवतल लेंस के से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर से लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। यह आभासी तथा सीधा वस्तु से छोटा होता है।
तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर ले जाया जाता है तो क्या होता है? ए ऑप्शन में कहता है द्रव्यमान बदल जाता है, बी ऑप्शन में कहता है परंतु द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, और बी ऑप्शन कहता है भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, और सी ऑप्शन कहता है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो बी ऑप्शन कहता है भार बदल जाता है और द्रव्यमान उतना ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा 1/6 भाग है। किसी वस्तु का भार एक सदिश राशि है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपवर्तित हो जाता है लेकिन उसके भार में कमी आ जाती है। किसी वस्तु का चांद पर भार उसके पृथ्वी पर भार के लगभग 1/6 भाग हो जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो ताजे पानी का हिमांक बिंदु आपको बताना है, जो कि सी ऑप्शन सही है, 0 डिग्री सेल्सियस। एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ताजे पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात इसका तापमान पानी बर्फ बन जाएगा। तो हम लोगों ने देखा आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कल मिलते हैं इसी तरीके की नई और बेहतरीन क्वेश्चनों वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर करें।